हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, हमने लास्ट लेक्चर में जनरल एनाटॉमी टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपको क्या पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में। एनाटॉमी बताया था, एनाटॉमी क्या होती है और इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस होती है। मैंने आपको बताया था कि एनाटॉमी की मेजर 4 ब्रांचेस है। पहली ब्रांच कौन सी है? ग्रॉस एनाटॉमी, जिसमें हमने 3 चीजों को देखा था। सबसे पहले हमने देखा था कैडेवरिक एनाटॉमी, उसके बाद मैंने आपको बताया था लिविंग एनाटॉमी के बारे में, उसके बाद मैंने आपको बताया था अप्लाइड एनाटॉमी यानी कि क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। उसके बाद मैंने आपको बताया था सेकंड ब्रांच होती है एनाटॉमी की, वो कौन सी होती है? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जिसे हम हिस्टोलॉजी भी बोलते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप का यूज करके बॉडी में जो भी सेल्स प्रेजेंट है, टिश्यू प्रेजेंट है और जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है उनको हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। थर्ड ब्रांच जो होती है वो कौन सी होती है? डेवलपमेंटल एनाटॉमी, यहाँ जिसे हम एम्ब्रायोलॉजी भी बोल देते हैं, ठीक है। और जो फोर्थ ब्रांच होती है वो क्या होती है? जेनेटिक्स। यहाँ पर आप क्या करते हैं? जीन की स्टडी करते हैं और इन जीन का कैसे वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेजर 4 ब्रांचेस एनाटॉमी में होती है, ठीक है। चलिए अब ना आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एनाटॉमिकल पोजीशन। हम देखेंगे कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है और इस एनाटॉमिकल पोजीशन का क्या सिग्निफिकेंस होता है। उससे पहले मैं आपको जो भी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में उसको मैं पढ़ा देना चाहता हूँ, ठीक है। ताकि एनाटॉमी में क्या होता है कि ये जो पार्ट्स जो होते हैं इसके टर्म्स जो होते हैं वो अक्सर आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हेड में क्या क्या पार्ट होता है, नेक में क्या होता है, ट्रंक हम किसको बोलते हैं, ठीक है, अपर लिम्ब क्या होता है, लोअर लिम्ब क्या होता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे? एनाटॉमिकल पोजीशन को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अगर मैं हेड की बात करता हूँ तो हेड में क्या जाएगा? स्कल एंड फेस, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन होता है ये क्या कहलाता है? हेड कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा? नेक। चलिए मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ। देखिए ये, तो ये देखिए ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? हेड है। हेड में क्या आता है? स्कल आता है, ब्रेन आता है, फेस आता है और क्रेनियल एनाटॉमी। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कैडेवरिक एनाटॉमी जो होती है ना, अगर हम कैडेवरिक एनाटॉमी की बात करते हैं तो कैडेवरिक एनाटॉमी को पढ़ने का है ना, कैडेवरिक एनाटॉमी को पढ़ने का दो अप्रोच होता है। एक तो अप्रोच मैंने आपको क्या बताया था? सिस्टेमिक का। एक क्या बताया था मैंने आपको? सिस्टेमिक एनाटॉमी। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था? रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी, ठीक है। अगर हम सिस्टेमिक एनाटॉमी की बात करते हैं तो सिस्टेमिक एनाटॉमी में आप क्या करते हैं? सिस्टम वाइज आप क्या करते हैं? सिस्टम वाइज क्या करते हैं? एनाटॉमी को पढ़ते हैं। जैसे कि बात करते हैं आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया, उसके बाद आपने यूरिनरी सिस्टम पढ़ लिया, है ना। और जब आप बॉडी का डाइसेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं? सिस्टम वाइज डाइसेक्ट करते हैं। सबसे पहले आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को डाइसेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने यूरिनरी सिस्टम को डाइसेक्ट कर लिया, हाँ। लेकिन यहाँ पर क्या लेकिन यहाँ पर इसका जो क्या बोल सकते हैं हम, मतलब इसका मेजर जो डिफेक्ट है वो क्या है कि यहाँ पर आपको फिर क्या होता है? अलग अलग सिस्टम के लिए आपको अलग अलग बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है ना। क्योंकि देखो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं? सिस्टम वाइज पढ़ते हैं। जैसे कि मान लो आप डाइजेस्टिव सिस्टम को आप क्या कर रहे हैं? सिस्टेमिक एनाटॉमी के तो डाइसेक्ट कर रहे हैं बॉडी को, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जो पार्ट्स उसको आप क्या करेंगे? डाइसेक्ट करेंगे, तो इसके साथ साथ अदर सिस्टम भी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको फिर अदर सिस्टम पढ़ना है तो उसके लिए फिर आपको अदर बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए जब हम क्या करते हैं? डाइसेक्शन करते हैं तो हम सिस्टेमिक एनाटॉमी वाला अप्रोच यूज नहीं करते हैं। डाइसेक्शन के लिए हम कौन सा अप्रोच यूज करते हैं? रीजनल एनाटॉमी का करते हैं। मतलब हम क्या करते हैं? रीजन वाइज बॉडी को डाइसेक्ट करते हैं। जैसे कि हमने हेड है तो हेड में जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उनको हमने स्टडी कर लिया। अपर लिम्ब है तो वहां पर जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उसको हमने स्टडी कर दिया। लोअर लिम्ब है तो वहां पर जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हमने स्टडी कर दिया। एब्डोमेन है तो वहां पर जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उनको हमने स्टडी कर लिया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? रीजन वाइज हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बीएमएस की बात करता हूँ ना, बीएमएस वालों की अगर मैं बात करूं तो बीएमएस वालों का जो सिलेबस है वो आपको सिस्टेमिक एनाटॉमी की तरह देखने को मिलेगा। आपने भी देखा होगा यहाँ पर हम कैसे पढ़ते हैं टॉपिक? रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। उसके बाद हम जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, इस प्रकार से यहाँ पर आपका सिलेबस दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं किसी की बात करता हूँ, बीएचएमएस वाले की सिलेबस की बात करता हूँ, तो बीएचएमएस वालों को का जो सिलेबस आप देखेंगे तो उनका जो सिलेबस है वो कैसा है? रीजनल एनाटॉमी वाइज है। मतलब रीजनल एनाटॉमी की अप्रोच लिया है इसके सिलेबस में। जैसे कि यहाँ पर आप जब सिलेबस को देखेंगे बीएचएमएस वाले तो आपका सिलेबस कुछ ऐसा है। हेड है ना, अपर लिम्ब है, तो आपको
हेड में जो जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो पढ़ना भी है, और डाइसेक्शन में तो हमको रीजनल एनाटॉमी यूज करना होता है। लेकिन अगर बीएचएमएस का जो सिलेबस है तो वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, कैसा रीजनल एनाटॉमी वाइज दिया हुआ है ना, मतलब रीजनल एनाटॉमी का अप्रोच यूज किया हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखिए, तो हेड की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, स्कल होता है, ब्रेन होता है, फेस होता है और क्रेनियल कैविटी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, नेक की, तो नेक में क्या हो जाएगी, थायराइड ग्लैंड होती है, ट्रेकिया होता है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, थ्रोट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ट्रंक। देखो ट्रंक किसको बोलते हैं हम, चेस्ट हो गया, एब्डोमन हो गया और पेल्विस, है ना, चेस्ट, एब्डोमन और पेल्विस, इन तीनों चीजों को हम क्या बोलते हैं, मिलाकर ट्रंक बोलते हैं। इन तीनों चीजों को मिला क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम अपर लिम्ब की बात करते हैं तो अपर लिम्ब क्या हो जाएगा, ये शोल्डर से लगाकर, शोल्डर, अपर लिम्ब की बात करते हैं, अपर लिम्ब में क्या आ जाएगा, शोल्डर आ जाएगा, फिर आर्म। देखो अब कई लोग क्या होते हैं, आर्म से कंफ्यूज हो जाते हैं। आर्म, कई लोग क्या समझते हैं, अपर लिम्ब जो है, अपर लिम्ब को पूरा आर्म समझते हैं, तो गलत बात है। आर्म जो होता है वो किसको बोलते हैं पता है, शोल्डर ज्वाइंट है आपका, शोल्डर ज्वाइंट और ये एल्बो जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट से लगाकर एल्बो जॉइंट के बीच में ये वाला जो पोर्शन होता है इसे हम आर्म बोलते हैं, है ना। और आपका जो एल्बो जॉइंट है और रिस्ट जॉइंट, ये जो होता है इसको फोर आर्म बोलते हैं, और इसको हम हैंड बोलते हैं। ये वाला जो पोर्शन हम हैंड बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये ब्लैकिश वाला, है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे डोर्सम ऑफ हैंड बोलते हैं। और ये जो सामने वाला दिखाई दे रहा है हथेली, जिसे हम बोलते हैं, इसे हम पाम बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मतलब, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज होते हैं, अपर लिम्ब को पूरा आर्म समझते हैं, तो गलत बात है। मैंने क्या बताया, ये जो शोल्डर जॉइंट है और एल्बो जॉइंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, आर्म बोलते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं लोअर लिम्ब। तो लोअर लिम्ब में क्या 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 आ जाएगा, हिप आ जाएगा और थाई आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद नी, उसके बाद क्या जाएगा, लेग, और उसके बाद क्या जाएगा, एंकल, और उसके बाद फीट। अब ये जो लेग होता है, कई लोग पूरे लोअर लिम्ब को लेग समझते हैं, गलत बात है। नी जॉइंट से एंकल जॉइंट जो होता है ये क्या कहलाता है, लेग कहलाता है ना। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, फीट की, तो जो फीट जो होता है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, मतलब ऊपर वाला जो बोल सकते हैं अपन, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम डोर्सम ऑफ फीट बोलते हैं, इसे हम डोर्सम ऑफ फीट बोलते हैं। और जो नीचे वाला जो होता है तलवा, जिसे हम बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, सोल। नीचे वाला जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, सोल ऑफ फीट बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एनाटॉमी के स्टूडेंट्स हो तो ये सारी चीजें, बेसिक जो चीजें हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी से ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से 4 पार्ट में हम बॉडी को डिवाइड करते हैं, हेड, नेक, ट्रंक की बात करते हैं, थोरेक्स, एब्डोमेन और पेल्विस, ये तीनों मिलाकर क्या बनाते हैं, ट्रंक बनाते हैं। अपर लिम्ब की बात करते हैं तो शोल्डर से लगाकर हैंड तक, यहाँ से लगाकर हैंड तक, ये क्या कहलाता है, अपर लिम्ब कहलाता है। लोअर लिम्ब की बात करते हैं तो हिप से लगाकर कहाँ तक, फिट तक, क्या कहलाता है, लोअर लिम्ब कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था वही मैं यहाँ पर नोट में भी लिख के आया हूँ कि आर्म जो होता है वो क्या होता है, शोल्डर और एल्बो जॉइंट के बीच को हम क्या बोलते हैं, आर्म बोलते हैं। हैंड जो होता है बिलो रिस्ट, ये जो रिस्ट के नीचे वाला जो पूरा पोर्शन, ये क्या कहलाता है, हैंड कहलाता है। ठीक है, और लेग की बात करते हैं तो नी जॉइंट और एंकल जॉइंट जो होता है, इसके बीच का जो पोर्शन होता है क्या कहलाता है, लेग कहलाता है। ठीक, चलिए अब देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं आज का जो हमारा टॉपिक वो क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशन। देखिए, अगर मैं एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करता हूँ तो क्या होता है, एनाटॉमिकल पोजीशन इज एन इमेजिनरी पोजीशन इन विच बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी ऑलवेज इन स्टैंडिंग। तो एनाटॉमिकल पोजीशन कैसे पोजीशन होती है, इमेजिनरी पोजीशन होती है, मतलब इसको आपके माइंड में आपको सोचना होता है। जब आप क्या करते हैं, पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, है ना, जब आप क्या करते हैं, कैडेवर को डाइसेक्ट करते हैं, तो आपको आपके माइंड में इमेजिन करना होता है कि आप आपके पेशेंट का जो एग्जामिन कर रहे हैं या कैडेवर को डाइसेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो टेबल पे लेटा हुआ हो, चाहे आपका पेशेंट बैठा हुआ हो, है ना, मतलब सिटिंग पोजीशन हो या लेटा हुआ हो, लेकिन आपको आपके माइंड में क्या इमेजिन करना है कि स्टैंडिंग पोजीशन में है। अब ऐसा क्यों करते हैं तो इसका मैं आगे सिग्निफिकेंस बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या क्या इमेजिन करना होता है। तो देखो, आपको क्या क्या इमेजिन करना होता है, सबसे पहले तो बॉडी इज स्टैंडिंग अपराइट। किस तरह से, कुछ इस तरह से। देखिए, ये जो मैं लेकर आया हूँ ये क्या है, थोड़ा छोटा करता हूँ, ये देखिए, ये जो मैं लेकर आया हूँ ये क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशन। देखिए, ये जहां पर आपको सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि स्टैंडिंग पोजीशन में कैसा है, स्टैंडिंग अपराइट, सबसे पहला चीज आपको ये इमेजिन करना है। चाहे वो लेटा हुआ हो,
चाहे बैठा हुआ हो, आप जिस भी पेशेंट का एग्जामिन कर रहे हैं, चाहे वो लेटा हुआ हो टेबल पे, है ना, चाहे वो बैठा हो स्टिंग पोजीशन में हो, लेकिन आपको आपके माइंड में क्या इमेजिन करना है कि वो स्टैंडिंग पोजीशन में, स्टैंडिंग अपराइट। पहली चीज तो ये देखना है। दूसरी चीज आपको क्या देखना है कि उसकी जो आई से लुकिंग फॉरवर्ड, एकदम ठीक सामने की ओर देख रहे हैं, ना कि ऐसे ऐसे इधर उधर देख रही है। आपको इमेजिन करना है, जरूरी नहीं कि वो आगे ही देखे, आपको इमेजिन करना आपके माइंड में। अब क्या सिग्निफिकेंस में आगे आपको बताऊंगा, आपको पता चलेगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कमरा है, कमरा के सामने जो दीवार है, तो दीवार को ही देख रहा है, मतलब लुकिंग फॉरवर्ड। दूसरी चीज आपको ये। तीसरा, इसके जो अपर लिम्ब है हैंगिंग बाय साइड, मतलब कुछ इस तरह से साइड में लटके हुए होना चाहिए, इस तरह से। और ध्यान रखना है कि इसके जो ये जो पाम है वो आगे की तरफ होना चाहिए। पाम जो होता है आगे की तरफ फॉरवर्ड होना चाहिए, इस तरह से, समझा? एक मिनट, इस तरह से, अब बता नहीं पा रहा आपको मैं खड़े होके, इस तरह से मतलब होना चाहिए। ये देखिए ना डायग्राम में, कुछ इस तरह से, है ना। ये आपका जो अपर लिम्ब जो है वो कैसा होना चाहिए, कुछ इस तरह से। अपर लिम्ब जो है इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। पाम कैसे होना चाहिए, आगे की तरफ, ठीक है। और उसके बाद आपके जो लोअर लिम्ब है वो पैरेलल, एकदम एक दूसरे क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। और फिट जो है वो कैसा होना चाहिए, एकदम सीधे, एकदम एंटेरियरली होना चाहिए, ना कि ऐसी ना ऐसी, एकदम कैसे होना चाहिए, स्ट्रेट, ये इस तरह से कुछ एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको चीजें ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए क्या, बॉडी इज स्टैंडिंग अपराइट, पहली चीज आपको ये इमेजिन करना है। दूसरा, आईज आर लुकिंग डायरेक्टली फॉरवर्ड, आईज कैसी, डायरेक्ट सामने की ओर देख रही है। अपर लिम्ब हैंगिंग बाय साइड एंड पाम लुकिंग फॉरवर्ड, अपर लिम्ब जो है कैसा होना चाहिए, जैसे आपको डायग्राम बताया था मैंने, हैंगिंग बाय साइड। और ये जो हथेली है, हथेली जो है वो किधर, आगे की तरफ, ठीक है। लोअर लिम्ब आर पैरेलल, लोअर लिम्ब एक दूसरे के कैसे होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। और फिट डायरेक्टेड एंटीरियरली, फिट भी कैसे, एकदम ऐसे, ना कि ऐसे ऐसे हो आप करो, ठीक है। तो इस तरह से ये 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ एनाटॉमिकल पोजीशन। देखिए जब हमने क्या किया था, जब हमने एनाटॉमी की जब मैंने आपको क्या किया था, जब मैंने आपको एनाटॉमी की डेफिनेशन पढ़ाई थी, तो वहां पर मैंने आपको एक चीज ये बताया था, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स, है ना। एक चीज मैंने आपको क्या बताया था, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स, एक चीज तो ये। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, एंड इट्स इंटर रिलेशनशिप with other structures of the body, other structures of the body। मैंने आपको क्या बताया था, जब मैंने आपको एनाटॉमी की डेफिनेशन बताई थी, तो मैंने आपको बताया था स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स एंड इट्स इंटर रिलेशनशिप अमंग द अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी। ये मैंने आपको एनाटॉमी की डेफिनेशन बताई थी, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आप मान लो दौड़ रहे हैं, मतलब वॉक कर रहे हैं, है ना, या मान लो आप सिटिंग पोजीशन में हैं, या मान लो आप बैठे हो, या तो आप लेटे हुए हो, मतलब अलग अलग पोजीशन में क्या होता है कि जो इंटर रिलेशनशिप होता है ऑर्गन्स का, जो इंटर रिलेशनशिप होता है वो चेंज होते रहता है। देखिए यहाँ पर द इंटर रिलेशनशिप ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी कीप ऑन चेंजिंग इन डिफरेंट पोजिशंस। जैसे कि मान लो आप खड़े हो, चल रहे हो, सिटिंग पोजीशन में हो, स्लीपिंग पोजीशन में हो, तो ये जो इंटर रिलेशनशिप होता है, इंटर रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गन्स विद अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कीप ऑन चेंजिंग। कीप ऑन चेंजिंग, इसीलिए हम क्या करते हैं, दस रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रक्चर्स हैज टू डिफाइन इन फिक्स पोजीशन। इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, जब आप पेशेंट का एग्जामिन करते हो या कैडेवर को डाइसेक्ट करते हो, तो आपको इमेजिन करना पड़ता है और पेशेंट को एग्जामिन करना पड़ता है फिक्स पोजीशन में ही। इसीलिए हम क्या करते हैं, माइंड में एग्जामिन करते, मतलब माइंड में हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं कि अगर आप जब पेशेंट का एग्जामिन करते हो तो ये इमेजिन करते हैं कि वो एनाटॉमिकल पोजीशन में है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि एनाटॉमिकल पोजीशन में किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो हम क्यों एनाटॉमिकल पोजीशन को इमेजिन करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के जो पार्ट्स है वो क्या होता है, अलग अलग पोजीशन क्या होता है, चेंज होता रहता है, इनका जो इंटर रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम एक फिक्स्ड पोजीशन को
हम एक फिक्स पोजीशन को, जिसे हम क्या बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन को, हमारे माइंड में क्या करते हैं इमेजिन कर लेते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि मान लो आपने पेशेंट को क्या किया, एग्जामाइन किया, ठीक है, उसका जो भी रिकॉर्ड आया आपने उसको लिख दिया, आपके जो भी रिजल्ट आया उसने आपके नोट्स में आपने लिख दिया, ठीक है। अब मान लो वही रिपोर्ट आपका पेशेंट अगर दूसरे डॉक्टर के पास ले जाता है तो वो भी क्या करेगा, उसको एग्जामाइन करेगा, तो एनाटॉमिकल पोजीशन में ही इसको एग्जामाइन करेगा, ठीक है। और आप भी उसको वही पोजीशन में, फिक्स पोजीशन में एग्जामाइन किए, और वो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा तो वो भी उसी पोजीशन में उसे क्या करेगा, एग्जामाइन करेगा। कौन सी पोजीशन में, एनाटॉमिकल पोजीशन में। तो आपके जो रिकॉर्ड्स है और उसके जो रिकॉर्ड्स है डिफरेंट नहीं आएंगे, दोनों के सेम रिकॉर्ड आएंगे, तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसीलिए क्या करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट का एग्जामाइन करते हैं, ठीक है। और ये जो एनाटॉमिकल पोजीशन होती है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, ठीक है। चाहे आप किधर भी दुनिया में किधर भी चल जाइए, कोई भी डॉक्टर अगर आपको एग्जामाइन करेगा तो एनाटॉमिकल पोजीशन में ही करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है एनाटॉमिकल पोजीशन और क्या क्या इमेजिन करना होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अब देखिए, एनाटॉमिकल पोजीशन इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, टू डिस्क्राइब एनाटॉमिकल रिलेशंस इन कैडेवर और पेशेंट। एनाटॉमिकल पोजीशन शुड ऑलवेज बी इमेजिन। अब देखो मैंने आपको बताया ना, चाहे पेशेंट लेटा हुआ हो या आपका कैडेवर टेबल पर रखा हो, टेबल पर लाई हो, आपको क्या करना है, एनाटॉमिकल पोजीशन में ही, या वही एक फिक्स पोजीशन है उसी में आपको क्या करना है, पेशेंट को एग्जामाइन करना है या कैडेवर को डाइसेक्ट करना है, ठीक है, इमेजिन करना है आपको, है ना। तो देखो अब यहाँ पर दो पोजीशन होती है, एक तो क्या होती है, और पेशेंट इज लाइंग डाउन ऑन द टेबल विथ फेस अपवर्ड, है। चाहे आपका पेशेंट सुपाइन पोजीशन में हो या प्रोन पोजीशन में हो, आपको क्या करना है, एनाटॉमिकल पोजीशन में ही उसे एग्जामाइन करना है, या एनाटॉमिकल पोजीशन को इमेजिन करते हुए आपको क्या करना है, उसको एग्जामाइन करना है। जैसे कि बात करते हैं सुपाइन पोजीशन मतलब क्या होता है, टेबल पे लेटा हुआ है विथ फेस लुकिंग टुवर्ड्स द रूफ, ऐसा बोल सकते हैं अपन, फेस अपवर्ड, फेस लुकिंग अपवर्ड टुवर्ड्स द रूफ। टेबल पे लेटा हुआ है और छत की तरफ देख रहा है उसका फेस लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द रूफ, ये क्या होता है, सुपाइन पोजीशन होती है। और प्रोन पोजीशन की बात करें तो फेस लुकिंग डाउनवर्ड, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोन पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए मैं नोट भी लेकर आया हूँ कि एनाटॉमिकल पोजीशन इवन इफ पेशेंट और कैडेवर इन सुपाइन, चाहे वो सुपाइन पोजीशन हो, मतलब फेस जो वो अपवर्ड साइड हो, जिसे हम क्या बोलते हैं सुपाइन पोजीशन, या वो क्या हो, प्रोन पोजीशन में, मतलब फेस डाउनवर्ड की साइड हो, जिसे हम क्या बोलते हैं प्रोन पोजीशन। आपको क्या करना है, चाहे वो सुपाइन पोजीशन में हो, प्रोन पोजीशन में हो, चाहे वो बैठा हुआ हो, आपको क्या करना है, ऑलवेज इमेजिन करना है उस पेशेंट को एग्जामाइन करना है, किसमें, एनाटॉमिकल पोजीशन में ही, ठीक है। चलिए तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया। और क्यों जरूरी होता है, ताकि वो जो पेशेंट है आपके रिकॉर्ड को कहीं भी ले जाए तो आपके रिकॉर्ड से जिस भी डॉक्टर के पास वो ले जा रहा है तो उससे मतलब कोई डिफरेंस ना हो, ठीक है। इसलिए आप क्या करते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या करते हैं, पेशेंट को एग्जामाइन करते हैं। और ये एनाटॉमिकल पोजीशन जो है वो क्या है, एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, चाहे आप किधर भी चल जाइए, सभी डॉक्टर जो होते हैं वो पेशेंट को एग्जामाइन करते हैं, वो एनाटॉमिकल पोजीशन में ही करते हैं, माइंड में इमेजिन करके, ठीक है। चलिए तो इस तरह से आज हमने एनाटॉमिकल पोजीशन को देख लिया है, और इसके कुछ ही देर बाद मैं आपको जो भी मूवमेंट्स होते हैं बॉडी में, है ना, प्लेन्स होते हैं, जो इमेजिनरी प्लेन्स होते हैं, हालांकि प्लेन नहीं होते, वो भी क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, तो वो भी टॉपिक में कवर कर दूंगा। उसके बाद कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी से उसको भी मैं कवर कर दूंगा। तो इस तरह से हमारा जो जनरल एनाटॉमी का जो टॉपिक है वो पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।